राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी का नाम है जब बेटे और बहू ने मांगा बूढ़ी माँ से हिसाब। सुबह का वक्त था, सर्द हवाएं खिड़कियों से अंदर आ रही थीं और हल्की धूप पूरे आंगन में फैली हुई थी। रसोई में चाय बनाते हुए सुधा जी की उंगलियां ठंड से जकड़ गई थीं। इधर उनकी बहू विशाखा तैयार हो रही थी। सुधा जी ने धीमे स्वर में पूछा, बहू बाजार जा रही हो क्या? विशाखा ने जवाब दिया, हाँ मम्मी जी, कुछ जरूरी सामान लेना है। सुधा जी बोली, तो बेटा मेरे लिए एक स्वेटर लेते आना, मुझे बहुत ठंड लगती है। बुढ़ापे का शरीर है, जल्दी ठिठुर जाता है। और हाँ, अंकित से कहना कि मेरी गैस की दवा खत्म हो गई है, वह मंगवा देगा। अगर तुम्हें ही रास्ते में कहीं दवा की दुकान मिले तो तुम ही लेती आना, अंकित को क्यों परेशान करोगी? विशाखा जो पहले ही जल्दी में थी, अचानक रुक गई। उसने गहरी सांस ली और कहा, मम्मी जी, जब भी कोई बाजार जाता है आप कोई ना कोई फरमाइश कर देती हैं। अभी पिछले साल ही तो मैंने आपके लिए नया स्वेटर मंगवाया था, वह कहाँ गया? और परसों ही तो गैस की दवा खरीद कर दी थी, तो इतनी जल्दी खत्म हो गई? सुधा जी हल्का सा मुस्कुराई और धीमी आवाज में बोली, क्या बताऊं बहू, हमारी पड़ोसन निर्मला जी कई दिनों से अपने बेटी बहू से स्वेटर मंगवाने के लिए कह रही थी, लेकिन वो लोग मंगाकर नहीं दे रहे थे। बेचारी ठंड में ठिठुर रही थी, तो मैंने अपना स्वेटर उन्हें दे दिया। और गैस की दवा, जब मैं पिछले हफ्ते गांव गई थी तो तुम्हारी चाची सास को गैस की बहुत परेशानी हो रही थी, तो मैंने अपनी दवा उन्हें दे दी। उन्हें समझा दिया कि रोज खाने के आधे घंटे पहले एक गोली लेंगी तो आराम मिलेगा। उन्होंने मुझसे पूछा कि ये दवा मुझे किसने बताई, तो मैंने तुम्हारा नाम लिया। वो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। विशाखा के माथे पर सिकन आ गई। उसने गुस्से में कहा, मम्मी जी, हम कोई दुकान नहीं चला रहे जो आप अपनी चीजें यूं बांटती हुई फिरती हैं। दानी मत बना करिए, इन सब चीजों के भी पैसे लगते हैं, ये मुफ्त में नहीं मिलता है। अब आखिरी बार मैं आपके लिए स्वेटर लेकर आऊंगी, लेकिन अगर आपने फिर किसी को दे दिया तो मुझसे उम्मीद मत कीजिएगा, फिर पुराने दिनों की तरह खुद ऊन लेकर स्वेटर बुनिएगा। इतना कहकर विशाखा गुस्से में बाजार चली गई। शाम को सुधा जी टीवी देख रही थी, लेकिन उनका मन कहीं और था। तभी अंकित घर आया और गुस्से में बोला, मम्मी आप पूरे दिन टीवी ही देखती रहती हैं, कोई और काम नहीं है क्या? बचपन में तो आप कहती थी कि ज्यादा टीवी देखने से आंखें खराब हो जाती, और आपको पता है कि बिजली का बिल कितना आता है। सुधा जी अंकित की तेज आवाज सुनकर घबरा गई। उन्होंने डरकर तुरंत टीवी बंद कर दिया और बोली, बेटा घर में कोई नहीं था, इसीलिए टीवी देख रही थी। बहू बाजार गई है, अभी तक आई नहीं। तभी दरवाजे से विशाखा की आवाज आई, मम्मी जी आधी बात मत बताया करिए, पूरी बात बताए करिए। सुधा जी चुप हो गई। विशाखा अंदर आई और बोली, आपने अंकित को क्यों नहीं बताया कि मैं बाजार आपकी स्वेटर की और दवाई लेने गई थी? अंकित ने हैरानी से पूछा, मम्मी क्या ये सच है? विशाखा बोली, हाँ, और आपको पता है आपकी माँ जी आजकल दानी की मूर्ति बनी फिरती हैं, कभी दवाई, कभी स्वेटर और कभी अपना सामान दूसरों को दान करती हैं और फिर मुझसे बाजार से लाने के लिए कहती हैं। अंकित ने गुस्से में कहा, मम्मी यह मैं क्या सुन रहा हूँ? आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप मुझे और विशाखा को अपनी ही हर चीज का हिसाब रखना पड़ेगा। इतना कहकर अंकित अपनी पत्नी के साथ कमरे में चला गया। सुधा जी का चेहरा उतर गया। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि बेटा बहू अब उसे हर चीज का हिसाब लेने लगे हैं। कुछ दिनों बाद अंकित और विशाखा घूमने जाने के लिए तैयार हो रहे थे। सुधा जी ने धीरे से कहा, बहू मेरा कैल्शियम की टॉनिक और हाजमे की दवा खत्म होने वाली है, बाजार जाना तो लेते आना। विशाखा ने झुंझुलाकर कहा, मम्मी जी जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं आप जरूर कुछ ना कुछ मंगवा लेती हैं। सुधा जी धीरे से बोली, अभी 2 दिन का बच्चा है इसलिए बता रही हूँ। अंकित बोला, मम्मी 1-2 दिन अगर टॉनिक और दवा नहीं खाएंगी तो कमजोरी आ जाएगी क्या? इतना कहकर वो दोनों चले गए। कुछ दिन बाद सुधा जी के पति के पुराने दोस्त रामलाल जी घर आए। उन्होंने बताया कि उनकी पेंशन की समस्या हल हो गई है और पैसे गांव के अकाउंट में ट्रांसफर होते जाएंगे। सुधा जी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, रामलाल जी, मैं अपने बेटे और बहू के साथ रह रही हूँ, लेकिन मेरी वजह से इनके खर्चे भी बढ़ गए हैं, इसीलिए अब मैं गांव जाकर रहूंगी। रात को जब बेटा और बहू लौटे तो सुधा जी ने उन्हें अपने फैसले के बारे में बताया। अंकित बोला, ठीक है माँ, लेकिन याद रखना अगर आप जा रही हैं तो मैं आपसे वहाँ मिलने नहीं आ पाऊंगा। सुधा जी हल्का मुस्कुराई और बोली, ठीक है बेटा, अब तुम्हारा खर्चा नहीं बढ़ेगा, बस जब मेरी अंतिम सांस लेने का समय आए तब एक बार अपना चेहरा दिखा देना, ताकि भगवान से पूछ सकूं कि मुझे ऐसा बेटा क्यों मिला।
अगली सुबह सुधा जी अपना छोटा सा सामान लेकर गांव जाने के लिए निकल पड़ी। गांव पहुंचकर उन्होंने अपनी छोटी सी जमीन पर फूलों की खेती शुरू कर दी, जिससे कुछ लोगों को रोजगार मिला और उन्हें गांव वालों का साथ भी। आज 2 महीने हो गए थे, लेकिन अंकित ने एक बार भी फोन नहीं किया। फिर भी सुधा जी खुश थी। अब उन्हें किसी को कोई हिसाब देना नहीं पड़ता। उनका बुढ़ापा सुकून से कट रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, अपनों के बीच अकेले रहने से बेहतर है गैरों के बीच इज्जत से जीना। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि हमारी नई कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।